नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट केवल बोर्ड की पसंद पर डिपेंड नहीं करती। कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एक डेटा बैंक का ऑप्शन है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या डेटा बैंक से नाम चुन लेना ही काफ़ी है? क्या कंपनी की ड्यू डिलिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ज़रूरी है? कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल सकती है? और अगर नाम डेटा बैंक से रिमूव हो जाए तो क्या उसे वापस रिस्टोर कराया जा सकता है? आज के इस लेक्चर में हम कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 150 को पूरी तरह समझेंगे और साथ में इससे जुड़े रूल्स, सब रूल्स, प्रोवाइजोज, एग्जेम्पशंस और प्रैक्टिकल कंप्लायंस को भी समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका सही आंसर कमेंट करना है। अब शुरू करते हैं सेक्शन 150 से। सेक्शन 150 का हेडिंग है मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इस सेक्शन का नोटिफाइड डेट 1 अप्रैल 2014 है। सेक्शन 150 को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 149 के सब सेक्शन 5 को ध्यान में रखना होगा। सेक्शन 150 कहता है कि सेक्शन 149 की एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स के सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिलेक्शन एक डेटा बैंक से किया जा सकता है। इस डेटा बैंक में उन इंडिविजुअल्स के नेम्स, एड्रेसेस और क्वालिफिकेशंस रखे जाते हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए एलिजिबल और विलिंग हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, डेटा बैंक कौन मेंटेन करेगा? कोई भी बॉडी, इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया हो और जिसे डेटा बैंक क्रिएट और मेंटेन करने की एक्सपर्टीज हो, ये डेटा बैंक वेबसाइट पर अवेलेबल कराया जाता है ताकि कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के समय इसका उपयोग कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजो है। कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमने डेटा बैंक से नाम उठा लिया इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि सेक्शन 150 में साफ कहा गया है कि डेटा बैंक से किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सिलेक्ट करने से पहले ड्यू डिलिजेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी। यानी डेटा बैंक एक सोर्स है। डेटा बैंक सिलेक्शन का ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं है। कंपनी को कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, इंडिपेंडेंस और एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स की अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। अब आते हैं सेक्शन 150 सब सेक्शन 2 पर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट केवल बोर्ड लेवल पर फाइनल नहीं होती। अपॉइंटमेंट को कंपनी की जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाना होता है और ये अप्रूवल सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 के अनुसार होगा। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ भेजे जाने वाले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये बताना होगा कि पर्टिकुलर पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए क्यों चुना गया है। यानी शेयर होल्डर्स को सिर्फ ये बताना पर्याप्त नहीं है कि हम इस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। कंपनी को जस्टिफिकेशन भी देना होगा कि इस व्यक्ति को क्यों चुना गया। यही प्रैक्टिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेक्शन 150 सबसेक्शन 3 पर आते हैं, जो डेटा बैंक सेक्शन 150 सबसेक्शन 1 में रेफर्ड है। उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के इच्छुक पर्सन्स का डेटा मेंटेन किया जाएगा और ये डेटा प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अनुसार क्रिएट और मेंटेन किया जाएगा। यानी सेक्शन 150 ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है और डिटेल्ड प्रोसीजर रूल्स में मिलता है। अब सेक्शन 150 सब सेक्शन 4 सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सिलेक्शन का मैनर और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि सेलेक्टेड पर्सन को सेक्शन 149 में दी गई क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। सेक्शन 149 बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सेक्शन 150 बताता है
कि सिलेक्शन और डेटा बैंक का फ्रेमवर्क क्या है और रूल्स डिटेल प्रोसीजर बताते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट पर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से संबंधित डेटा बैंक रूल्स। रूल 6 में पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कंप्लायंसेस दी गई हैं। सबसे पहले रूल 6 सब रूल 1, जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट लेना चाहता है उसे इंस्टीट्यूट के डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड कराने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। डेटा बैंक में इंक्लूजन 1 ईयर, 5 इयर्स या लाइफ टाइम के लिए किया जा सकता है और जब तक वो किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस पर बना रहता है तब तक उसे प्रेस्क्राइब्ड कंप्लायंसेस को समय समय पर पूरा करना होगा। ये रिक्वायरमेंट उन इंडिविजुअल्स पर भी लागू होती है जो कमेंसमेंट के समय ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और सोर्स मटेरियल के अनुसार ऐसे एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स को कमेंसमेंट से 13 मंथ्स की पीरियड दी गई थी। वही जो व्यक्ति कमेंसमेंट के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसे अपॉइंटमेंट से पहले डेटा बैंक में इंक्लूजन के लिए अप्लाई करना होगा। अब रूल 6 सब रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा बैंक में नाम इंक्लूड होने के बाद रिन्यूअल भी करना पड़ सकता है। रिन्यूअल 1 ईयर, 5 इयर्स या लाइफ टाइम के लिए किया जा सकता है। रिन्यूअल एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग पीरियड की एक्सपायरी से 30 डेज के भीतर करनी होती है। अगर इंडिविजुअल समय पर रिन्यूअल नहीं करता है तो उसका नाम इंस्टीट्यूट के डेटा बैंक से रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रोविजो है, जिस इंडिविजुअल ने लाइफ टाइम फीस देकर लाइफ टाइम इंक्लूजन लिया है उसे रिन्यूअल एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने डेटा बैंक में अपना नाम 1 ईयर के लिए रजिस्टर कराया। 1 साल पूरा होने वाला है। अगर मिस्टर ए ने एक्सपायरी के बाद प्रिस्क्राइब 30 डेज के अंदर रिन्यूअल नहीं कराया तो उसका नाम डेटा बैंक से रिमूव हो सकता है। लेकिन अगर मिस्टर ए ने लाइफ टाइम इंक्लूजन लिया था तो एनुअल रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब रूल 6 सब रूल 3, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड के सामने कंप्लायंस डिक्लेरेशन देना होगा जब भी वह सेक्शन 149 सब सेक्शन 7 के तहत अपना डिक्लेरेशन देता है। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को केवल डेटा बैंक में नाम डालकर भूल नहीं जाना है, उसे बोर्ड के सामने अपनी कंप्लायंस का डिक्लेरेशन भी देना होता है। अब आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है? रूल 6 सब रूल 4 के अनुसार डेटा बैंक में नाम शामिल होने के बाद इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्टेड ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना होता है। इसके लिए डेटा बैंक में नाम इंक्लूजन की डेट से 2 इयर्स की पीरियड दी गई है। अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में टेस्ट पास नहीं किया गया तो उसका नाम डेटा बैंक से रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है, हर व्यक्ति को ये टेस्ट देना जरूरी नहीं है। कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्पशन दी गई है। पहली बड़ी एग्जेम्पशन एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर इंडिविजुअल ने डेटा बैंक में नाम इंक्लूजन की डेट पर टोटल नॉट लेस दैन 3 इयर्स का स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस रखा है तो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन मिल सकती है। अब ये 3 इयर्स एक्सपीरियंस किन कैटेगरीज में हो सकता है? सबसे पहले लिस्टेड पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर या कि मैनेजोरियल पर्सनल के रूप में एक्सपीरियंस। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो। तीसरा स्पेसिफाइड लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट या रेलेवेंट फॉरेन जुरिस्डिक्शन से कनेक्टेड एलिजिबल बॉडी कॉर्पोरेट। चौथा इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 2 मिलियन US डॉलर्स या उससे अधिक हो। पांचवा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से एस्टैब्लिश्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही हो। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट हो सकता है। डायरेक्टर या इक्विवेलेंट या उससे ऊपर के पे स्केल में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस
और वहाँ कॉमर्स, कॉरपोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री या पब्लिक एंटरप्राइजेस से जुड़े मैटर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस, या गवर्नमेंट कंपनीज या कमर्शियल एक्टिविटीज करने वाली स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के अफेयर्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस। इसके अलावा स्पेसिफाइड रेगुलेटर्स में सीनियर लेवल एग्जाम्पल पैरियंस भी रेलेवेंट है, जैसे सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए में चीफ जनरल मैनेजर या उससे ऊपर के लेवल का स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस, और कॉरपोरेट लॉज, सिक्योरिटीज लॉज या इकोनॉमिक लॉज से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रोवाइजो है। अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में दो या अधिक कंपनीज, बॉडी कॉरपोरेट्स या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में डायरेक्टर या केएमपी रहा है, तो ओवरलैपिंग पीरियड को मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं किया जाएगा। उस पीरियड को केवल एक बार काउंट किया जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जेम्पशन देखिए। कुछ प्रोफेशनल्स को 10 इयर्स के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के आधार पर ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट से एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर व्यक्ति कम से कम 10 इयर्स से एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, या चार्टर अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, या कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, या कंपनी सेक्रेटरी के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्रिस्क्राइब कंडीशन के अनुसार उसे ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब टेस्ट का पासिंग क्राइटेरिया भी समझिए। सोर्स मटेरियल के अनुसार ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में एग्रीगेट 50% स्कोर प्राप्त करने वाला इंडिविजुअल टेस्ट पास माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, यानी कैंडिडेट को लिमिटेड अटेम्प्ट्स के प्रेशर में नहीं रखा गया है। अब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने डेटा बैंक में नाम शामिल कराया, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में टेस्ट पास नहीं किया, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। रूल 6 सब रूल 5 रेस्टोरेशन का रास्ता देता है। इंडिविजुअल 1000 रुपीज की फीस देकर अपना नाम रिस्टोर कराने के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन रेस्टोरेशन के बाद नाम एक सेपरेट रिस्टोर्ड कैटेगरी में 1 ईयर के लिए रखा जाएगा, और उस 1 ईयर के अंदर उसे ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना होगा। अगर वो टेस्ट पास कर लेता है, तो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अनुसार उसका नाम वापस डेटा बैंक में इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन अगर रिस्टोर्ड कैटेगरी में रहने के 1 ईयर के अंदर भी टेस्ट पास नहीं किया गया, तो नाम फिर डेटा बैंक से रिमूव हो जाएगा, और फिर इंडिविजुअल को फ्रेश एप्लीकेशन करके रूल 6 सब रूल 1 के अनुसार डेटा बैंक में इंक्लूजन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक छोटा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स का नाम डेटा बैंक में शामिल था। उन्होंने ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में पास नहीं किया। उनका नाम डेटा बैंक से रिमूव हो गया। अब उन्होंने 1000 रुपीज देकर रेस्टोरेशन के लिए अप्लाई किया। उनका नाम रेस्टोर्ड कैटेगरी में 1 ईयर के लिए रखा गया। अगर इस 1 ईयर में उन्होंने टेस्ट पास कर लिया, तो आगे प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस के अनुसार उनका नाम डेटा बैंक में कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर टेस्ट फिर भी पास नहीं किया, तो नाम दोबारा रिमूव हो जाएगा और फ्रेश एप्लीकेशन की जरूरत होगी। अब सेक्शन 150 से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी समझिए। सेक्शन 8 कंपनी के मामले में सेक्शन 150 अप्लाई नहीं होगा। ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 के अनुसार दी गई थी, इसलिए कंप्लायंस करते समय ये देखना जरूरी है कि कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी अलग हो सकती है। अब नोटिफिकेशन हिस्ट्री को भी एक बार समझ लेते हैं। सेक्शन 150 का नोटिफाइड डेट 1 अप्रैल 2014 है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेटा बैंक से संबंधित फ्रेमवर्क में बाद में अमेंडमेंट्स और नोटिफिकेशंस आए। सोर्स मटेरियल में 22 अक्टूबर 2019 की नोटिफिकेशन भी स्पेसिफिकली रेफर्ड है। इसके बाद 2020, 2021 और 2022 में भी रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हुए। इसलिए प्रैक्टिकल कंप्लायंस में केवल ओरिजिनल सेक्शन 150 पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आपको लेटेस्ट एप्लीकेबल रूल्स और अमेंडमेंट्स भी चेक करने होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लर्निंग।
कंपनी सेक्रेटरी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते समय क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले कैंडिडेट की सेक्शन 149 एलिजिबिलिटी चेक करें। दूसरा, डेटा बैंक इंक्लूजन स्टेटस चेक करें। तीसरा, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वेरीफाई करें। चौथा, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें। पांचवा, जनरल मीटिंग नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अपॉइंटमेंट का जस्टिफिकेशन इंश्योर करें। छठा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन चेक करें। सातवां, डेटा बैंक रिन्यूअल स्टेटस चेक करें। आठवां, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एप्लीकेबिलिटी चेक करें। नौवां, यदि कैंडिडेट एग्जेम्पशन क्लेम करता है तो उसके सपोर्टिंग एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल प्रैक्टिस का एविडेंस वेरीफाई करें। और 10वां, यदि नाम डेटा बैंक से रिमूव या रिस्टोर हुआ है तो एप्लीकेबल स्टेटस और कंप्लायंस प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें। अब आपके लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए एक व्यक्ति डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में शामिल हो चुका है, लेकिन वह ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए एलिजिबल है। उसने डेटा बैंक में इंक्लूजन की डेट से 2 इयर्स के अंदर टेस्ट पास नहीं किया तो क्या होगा? क्या कंपनी फिर भी उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में कंटिन्यू कर सकती है या उसका नाम डेटा बैंक से रिमूव हो जाएगा? और अगर नाम रिमूव हो गया तो क्या रेस्टोरेशन का ऑप्शन अवेलेबल है आपको? 3 आंसर्स कमेंट करने हैं। पहला, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने की सामान्य टाइम लिमिट कितनी है? दूसरा, टेस्ट में मिनिमम एग्रीगेट पासिंग स्कोर कितना है? तीसरा, रेस्टोरेशन के लिए प्रेस्क्राइब्ड फी कितनी है? अपने तीनों आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं कितने व्यूअर्स सेक्शन 150 को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझते भी हैं। अब आज के लेक्चर का क्विक रीकैप। सेक्शन 150 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के सिलेक्शन और डेटा बैंक का फ्रेमवर्क देता है। डेटा बैंक में एलिजिबल और विलिंग पर्सन्स का इंफॉर्मेशन मेंटेन किया जाता है। कंपनी को डेटा बैंक से कैंडिडेट सेलेक्ट करने के बावजूद ड्यू डिलिजेंस करनी होती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में अप्रूव होती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अपॉइंटमेंट का जस्टिफिकेशन देना होता है। डेटा बैंक इंक्लूजन 1 ईयर, 5 इयर्स या लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। रिन्यूअल एक्सपायरी के 30 डेज के भीतर करना होता है। स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना होता है। टेस्ट की सामान्य टाइम लिमिट 2 इयर्स है। पासिंग रिक्वायरमेंट 50% एग्रीगेट है। स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल प्रैक्टिस वाले इंडिविजुअल्स को एग्जेम्पशन मिल सकती है। टेस्ट अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। नाम रिमूव होने पर 1000 रुपीज फी के साथ रेस्टोरेशन का मैकेनिज्म अवेलेबल है। और सेक्शन 8 कंपनी के लिए सेक्शन 150 की अप्लाइबिलिटी से एक्सेप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस, नेविगेटिंग द लॉ विद क्लैरिटी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। वेलकम टू कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस। I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment,
or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright Corporate and Securities Law Compass. Navigating law with clarity. All rights reserved.